Hello students, Department of English, J.M. Patel College welcomes you all in this digital classroom. Today we shall discuss on spotting errors and we will be focusing on parts of speech and especially we will be talking about nouns today. हमने अभी तक बहुत सारे एग्जाम के लिए पढ़ाई की, बहुत सारे एग्जामिनेशन आपने दिए भी. अभी यहाँ से जो एपिसोड शुरू होते हैं वो किसी सिर्फ कॉलेज के एग्जाम के लिए या हाई स्कूल जूनियर के एग्जाम के लिए ये प्रिपरेशन नहीं है, बल्कि हम यहाँ से जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. नॉलेज कैसे अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए यूज किया जा सकता है, हम इन एपिसोड के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे. ये सारी चीजें जो यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी आपको भविष्य के लिए आप जो एग्जामिनेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा यूजफुल है. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप जानते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग प्रकार के हैं. 8 अलग अलग प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इसके पहले भी पढ़े हैं. अब हम डायरेक्टली नाउन के बारे में बात करेंगे. अगर एग्जामिनेशन में नाउन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो किस किस प्रकार से आते हैं और स्पॉटिंग एरर्स वाक्य के कौन से हिस्से में क्या गलत है और नाउन को फोकस करके गलतियां कैसे हो सकती है, उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं. पर सबसे इम्पोर्टेंट है हमें नाउन के बारे में जानना. नाउन को डिफाइन करना बहुत आसान है. ये किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जगह को, भावनाओं को दिया गया नाम है. इट इज द नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग, इमोशंस, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी कहते हैं. अब इस प्रकार के संज्ञाओं के बारे में, नाउन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार के नाउन्स होते हैं अलग अलग. काइंड्स ऑफ नाउन्स में सबसे पहला प्रकार जो है जिसे हम कॉमन नाउन्स कहते हैं, जैसे मैन, गर्ल, टेबल, फैन, ये बहुत सारे नाउन्स हम यूज करते हैं और ये दुनिया के किसी भी व्यक्ति, वस्तु वगैरह को एक जाति प्रजाति को दिए जा सकते हैं, इसलिए कॉमन नाउन्स है. दूसरा एक प्रकार है जिसे हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं. किसी व्यक्ति विशेष को, किसी वस्तु विशेष को हम जो भी नाम देते हैं पर्टिकुलरली उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे नीता, राजू, मुंबई, ये दुनिया के सभी लोगों के, सभी गांवों के, सभी शहरों के नाम नहीं हो सकते. हम किसी विशेष शहर को, विशेष व्यक्ति को देते हैं, इसलिए इसे हम प्रॉपर नाउन्स कहते हैं. एक तीसरी वैरायटी है जिसे मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं, जैसे आयरन, प्लास्टिक, वुड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत सारे नाउन्स मटेरियल नाउन्स है. इसे ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं. नंबर 4 एक वैरायटी जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. ग्रुप में, कलेक्शन में, बंच में जो नाम आते हैं इसमें उसका हम जिक्र इसमें करेंगे. पीपल है, आर्मी है, मॉब है, टीम है, ट्रूप है, ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें आएंगे. तो ये कलेक्टिव नाउन के साथ में और एक इम्पोर्टेंट नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं. लव, हेट, ब्यूटी, कंपैशन, काइंडनेस, एंगर, हेट, ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स, इमोशंस इसमें इंक्लूड होते हैं. अब ये 5 अलग अलग नाउन्स की वैरायटी, इससे रिलेटेड बहुत सारे नियम, यही आपको अपने काबू में करने हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आसानी से दे सके. अब ऐसी परिस्थितियां जिनसे आपका पाला पड़ा नहीं है या बहुत कम बार आपने आमना सामना किया है, ऐसे बहुत सारे रूल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं. अब नाउन की यूज से, नाउन से रिलेटेड यूज करने वाले रूल्स कौन कौन से हैं उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला नियम, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन. एक सामान्य सा नियम है, आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के सामने ए और एन आर्टिकल्स नहीं आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंसेस ऐसे रहते हैं आपको स्पॉटिंग एरर्स करना पड़ता है.
सेंटेंस के कौन से हिस्से में नाउन गलत तरीके से यूज किया गया है वो आपको जानना पहचानना पड़ता है, इसलिए कुछ नियम आपको पता होना जरूरी है। रमेश इज माई ब्रदर। अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है क्योंकि रमेश ये प्रॉपर नाउन है और उसके सामने हमने ए आर्टिकल लगाया। रूल्स क्या कहते हैं कि किसी भी प्रॉपर नाउन के सामने ए और एन आर्टिकल नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल रमेश इज माई ब्रदर, ये सेंटेंस करेक्ट होगा, वहां पर द आर्टिकल भी नहीं आएगा। दूसरा एक एग्जाम्पल है द मुंबई इज अ लार्ज सिटी। सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि हमने मुंबई के सामने द आर्टिकल लगाया और प्रॉपर नाउन के सामने ए एंड द में से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। आपको सेंटेंस करेक्ट कैसे करना है, मुंबई इज अ लार्ज सिटी। इस प्रकार के चॉइसेस आपको एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है। एक वन मोर एग्जाम्पल है एन इंदिरा कॉल्ड मी। जब ए एंड डी के नियम हम पढ़ते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि किसी भी शब्द की शुरुआत ए ई आई ओ यू से होती है तो उसके सामने एन लगा देना, और जल्दबाजी में हम ऐसा ही करते हैं। पर इंदिरा यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, उसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस गलत होंगे, आपको उन्हें सही करना पड़ेगा। इंदिरा कॉल्ड मी, ये सेंटेंस सही होगा। ए एंड दी आर्टिकल प्रॉपर नाउन के सामने नहीं लगेगा। अगला नियम भी पढ़ लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स। हमने जब नाउन्स की वैरायटीज आपको गिनाई थी उसमें मटेरियल नाउन्स भी एक वैरायटी थी। वहां हमने आपको कहा था कि मटेरियल नाउन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आ सकते हैं। ये रूल उस रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन के सामने आगे पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगता। जैसे फॉर एग्जाम्पल द आयरन इज मेड इन इंडिया, ऐसा अगर एग्जाम्पल आपको आता है तो मुझे यकीन है कि आपको उसमें गलती नहीं दिखेंगी, क्योंकि गलती दिखने लायक कुछ नहीं। द आयरन इज मेड इन इंडिया सेंटेंस तो दिखने में बहुत ही करेक्ट लग रहा है, और जब सेंटेंस में गलतियां नहीं दिखाई दे तो ज्यादा गलतियां होने की संभावना रहती है। अब आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस रहेंगे जहां आपको गलती का दिखना मुश्किल हो जाएगा, वहां बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ क्यों प्रॉब्लम है वो भी समझ लीजिए। रूल क्या कहता है, आयरन अगर किसी मेटल का नाम है तो उसके पहले द आर्टिकल, ए आर्टिकल, एन आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, आयरन इज मेड इन इंडिया, इट शुड बी विदाउट आर्टिकल, तब जाके वो सेंटेंस सही होगा। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल। द प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग टिफिन बॉक्स। अब यहाँ पर ये सेंटेंस भी गलत है। गलत इसलिए क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले हमने द आर्टिकल लगाया और इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा, प्लास्टिक इज यूज्ड इन मेकिंग टिफिन बॉक्स। इस प्रकार से हमें सेंटेंस को सही करना है एग्जामिनेशन में। तीसरा एक सेंटेंस देखिए, द लेदर इज यूज्ड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ लेदर भी मटेरियल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आया द। इसका मतलब ये होता है कि मटेरियल नाउन के सामने आपने आर्टिकल अगर लगाने की कोशिश की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस सेंटेंस को सही कैसे करना है, लेदर इज यूज्ड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेदर के सामने ए एंड डी में से कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। तो प्रॉपर नाउन के सामने, मटेरियल नाउन के सामने आर्टिकल नहीं लगेंगे। तीसरा एक महत्वपूर्ण नियम हम समझने की कोशिश करते हैं, मटेरियल नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल। ये भी एक इंपॉर्टेंट नियम है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस नियम को भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है। मटेरियल नाउन्स को कभी भी प्लूरल में यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंसेस आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि ये सेंटेंसेस सही है कि गलत है, हमने गलत का मार्क लगाया वहां पे आपको बताने के लिए। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत होगा इस सेंटेंस में। द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स। सुनने में सेंटेंस में कुछ भी गलत नहीं लगता, पर हमारा नियम ये बताता है कि जो भी मटेरियल नाउन्स आएंगे वो मटेरियल नाउन्स कभी भी प्लूरल में नहीं लिखे जा सकते। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, द हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन, ऐसा ही लिखना पड़ेगा।
सुनने के लिए कानों को अच्छा नहीं लगता, पर रूल्स है, रूल्स अपनी जगह पर सही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एग्जामिनेशन में इस प्रकार के एग्जाम्पल बार बार बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे। तीसरा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्कूल्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। ईट एक ब्रिक, बहुत सारी ईंटें ब्रिक्स कहते हैं, और स्कूल को बनाने के लिए बहुत सारी ईंटें लगती है। तो द स्कूल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, इस सेंटेंस में गलत दिखने लायक कुछ भी नहीं है, पर सेंटेंस फिर भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हमारा नियम क्या कहता है कि जो भी मटेरियल नाउन्स है वो आपको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करना है। द स्कूल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, इस प्रकार से ही आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। एक थर्ड पेयर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल्स। ताजमहल मार्बल का बना हुआ है, पर सेंटेंस गलत है। ताजमहल भले ही सही है, पर सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि वहां मार्बल्स को हमने, मटेरियल नाउन को हमने प्लूरल फॉर्म में लिखा है, वहां सेंटेंस को आपको सही करना पड़ेगा। ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल ऐसा लिखना पड़ेगा। ये रूल कितना इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको समझ में आएगा, इसलिए इस नियम को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक वैरायटी हमने देखी थी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स माने ऐसे शब्द जो भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये शब्द छुए नहीं जा सकते, इनको दिखाए नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे, ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे। जैसे लव, हेट, जेलसी, एंगर, रिस्पेक्ट, इंसल्ट, प्लेजर, प्राइड, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे शब्द है, वर्ड्स है, जो प्लूरल में नहीं लिखे जा सकते। इनको हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है, क्योंकि वर्ब के फॉर्म भी इसी अनुसार कंट्रोल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेंटेंस आपके सामने है, केयर्स ऑफ द ओल्ड इज आवर ड्यूटी। यहां हमने केयर्स शब्द लिखा, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस सही कैसे होगा? केयर ऑफ द ओल्ड इज आवर ड्यूटी, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका सेंटेंस सही होगा। वन मोर पेयर, ब्यूटीज आर स्प्रेड इन कश्मीर। सेंटेंस फिर से गलत हो गया, क्योंकि हमने ब्यूटीज यहां पर प्लूरल फॉर्म लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। सेंटेंस सही कैसे होगा? ब्यूटी इज स्प्रेड इन कश्मीर। इस प्रकार से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है। वन मोर पेयर है आपके सामने, चैरिटीज आर डन बाय रिच पीपल। ऐसे सेंटेंसेस में आपको कुछ भी गलत दिखेगा नहीं, पर आपको अगर ये नियम पता है तो इस सेंटेंस को सही करना पड़ेगा। चैरिटी इज डन बाय रिच पीपल। इस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करने हैं, प्लूरल फॉर्म में नहीं। ये नियम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगले एक इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। यूज द आर्टिकल ऑफ प्रॉपर नाउन्स आर यूज एज कॉमन नाउन्स। आपको द आर्टिकल का यूज करना है कब? जब कॉमन नाउन्स, जब प्रॉपर नाउन्स किसी भी सेंटेंस में एक कॉमन नाउन के तौर पर यूज होंगे। अब ये रूल क्या कहता है वो भी समझ लीजिए। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को दिए गए फिक्स नाम जो होते हैं वो नाम। जैसे यहाँ समुद्रगुप्त है, यहाँ नेपोलियन है। हमने इसके पहले एक नियम की बात की थी। देखो, नाउन से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड रूल्स हमें कंफ्यूज क्यों करते हैं, उसके पीछे वजह यही है। हमने इसके पहले आपको एक नियम सुनाया था। नियम क्या था? प्रॉपर नाउन के पहले ए एंड दी में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ नियम क्या कहता है? जब प्रॉपर नाउन्स किसी कॉमन नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, तब उसके सामने द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट ये तो किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, उसके सामने तो आर्टिकल आना ही नहीं चाहिए। पर हम जब कॉमन नाउन के तौर पर क्वालिटी दर्शाने के लिए, स्ट्रेंथ दर्शाने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाने के लिए जब ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, तब जाके ये एडजेक्टिव फॉर्म बन जाते हैं और उसके सामने हमें द आर्टिकल यूज करना पड़ता है। One more example we'll discuss. कालिदास is the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर के पहले
ए एंड द आर्टिकल लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर यहाँ पर शेक्सपियर शब्द को हमने एक कॉमन नाउन के तौर पर, एक क्वालिटी के तौर पर यूज किया है, इसलिए शेक्सपियर के सामने द आर्टिकल आया है। तीसरा एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला इज द गांधी ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर गांधी शब्द के सामने भी द आर्टिकल आया है। वजह वही है कि हमने गांधी शब्द को द गांधी बनाकर कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया है। अंबानी इज द बिल गेट ऑफ इंडिया। Bill Gates also is a proper noun of a person and no article should be used there, but we have used it as a common noun over here, not as a proper noun. Therefore, the article must be used in such circumstances. नियम important था, ध्यान में रखना है। अब ये एक नियम important जो आपके नॉलेज में ऐड होना जरूरी है। Collective noun takes singular verb। कलेक्टिव नाउन का मतलब किसी ग्रुप वगैरह को, समूह को दर्शाने वाले शब्द। एक समूह में बहुत सारे मनुष्य, व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी रह सकते हैं। एक से ज्यादा रहेंगे तो आपको वर्ब इस्तेमाल करते समय कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए नियम ध्यान में रखना है कि कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड अ सिंगुलर प्रोनाउन। अगर कोई शब्द कलेक्टिव नाउन के लिए आता है उसको सिंगुलर के फॉर्म में ही ट्रीट करना है और उसके लिए प्रोनाउन भी आपको सिंगुलर जैसा ही लेना है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रुप हैज जस्ट पास्ड। हमने यहाँ पर हैज का यूज किया है क्योंकि द ट्रुप भले ही कलेक्टिव नाउन है पर हमने उसको सिंगुलर ही ट्रीट करना है, इसलिए हैज आया। और इट हैज लेस्ड विथ वेपन्स, तो हमने द ट्रुप के लिए इट प्रोनाउन लिया है, दे नहीं। तो कलेक्टिव नाउन के लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएंगे, प्लूरल नहीं। वन मोर एग्जाम्पल, टीम इज वरीड अबाउट वेदर। टीम ग्रुप वर्ड है, यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार के सिंगुलर फॉर्म को ही समझना है, प्लूरल फॉर्म को नहीं, इसलिए यहाँ पर टीम के सामने इज लगाया। अ बंच कीज इज मिसिंग, अ बंच ऑफ कीज इज मिसिंग, इस प्रकार का सेंटेंस है। अब यहाँ पर भी बंच ऑफ कीज को हमने इज लगाकर सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया है। अ कॉलोनी ऑफ बीज, बीज देखने के बाद में आर लगाने की इच्छा होगी आपकी, पर ऐसे शब्द आपको फंसा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। अ कॉलोनी ऑफ बीज ये कलेक्टिव नाउन है, उसके सामने सिंगुलर फॉर्म ही आएगा वर्ब का, इज बिजी इन कलेक्टिंग हनी। इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। When collective noun does not behave as a whole, it takes a plural verb or pronoun. देखिए रूल्स क्यों बार बार कंफ्यूज करते हैं। हमने इसके पहले एक नियम सुनाया था कि कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है, उसके सामने वर्ब या प्रोनाउन भी सिंगुलर ही यूज करना है। पर यहाँ पर उस नियम को एक ऑप्शन है, एक अपवाद है। यह अपवाद क्या कहता है, भले ही नाउन कलेक्टिव है पर वो कलेक्टिव नाउन एज ए होल, एज ए सिंगल यूनिट आपको नहीं दिखता। तो वो अगर स्प्लिटेड, वो अगर डिवाइडेड आपको लगता है तो उसे आपको प्लूरल फॉर्म में ही ट्रीट करना है और उसके साथ आने वाले वर्ब, उसके आने वाले प्रोनाउन भी आपको प्लूरल फॉर्म में ही लेना है, सिंगुलर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखने के बाद आप समझ जाएंगे क्या एग्जाम्पल है। अब सेंटेंस देखिए, हमने रॉन्ग या राइट है कि बताए नहीं है, आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस सही है कि नहीं है। द जूरी, जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। इज लगाना है कि आर लगाना, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के सामने सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। इसके पहले हमने सुना था पर आगे भी सेंटेंस पढ़ लीजिए। द जूरी इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड इन इट्स देयर वर्डिक्ट। अब यहाँ पर जो जूरी है वो जूरी अपने एक डिसीजन पर यूनानिमसली पहुंच नहीं रही, वहां भी डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड लग रहा है। जब भी कलेक्टिव नाउन इस प्रकार से डिवाइडेड, स्प्लिट आपको लगे तो इसको सिंगुलर नहीं समझना है, प्लूरल समझना है। तो जूरी आर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट, ऐसा जब सेंटेंस करेंगे तब वो सही होगा, अदरवाइज आप गलती कर सकते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, द कैबिनेट। कैबिनेट इज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के सामने सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, पर आगे सेंटेंस को पढ़ते हैं। द कैबिनेट इज ऑब्लिक आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉलिसी।
गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी बनाते समय कैबिनेट अपने आप में यूनानिमस नहीं हो सके, डिवाइड हो गई। जहां आपको लगता है कि किसी डिसीजन के ऊपर ये डिवाइडेड है, तो आपको इसको सिंगुलर नहीं समझना है, प्लूरल समझना है। तो आंसर क्या होगा? द कैबिनेट आर डिवाइडेड ऑन दिस पॉलिसी। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस उतने ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। वन मोर एग्जाम्पल है, द बेंच हैज ऑब्लिक हैव डिफरेंट ओपिनियन। बेंच अगेन जजेस का जो ग्रुप रहता है उसे हम बेंच कहते हैं। तो कंबाइन जब जजेस बैठते हैं, इकट्ठा बैठते हैं किसी जजमेंट के लिए, तो उस बेंच को फॉर्म करते हैं। अब ये बेंच हैज है कि हैव है, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर वो यूनानिमस है एक डिसीजन पर, तो उसे ऐसे होल सिंगल यूनिट समझेंगे, सिंगुलर फॉर्म आएगा। पर यहाँ पे देखिए द बेंच डिफरेंट ओपिनियन, डिवाइड हो गई ओपिनियंस, तो यहाँ पर ये सिंगुलर नहीं प्लूरल समझे जाएंगे। द बेंच हैव डिफरेंट ओपिनियन। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आसानी से। पहले नियम को छेद देने वाला, दूसरा नियम होता है यहाँ पर काटने वाला, इसलिए आपको दोनों नियम दोनों अपवादों के साथ में ध्यान में रखने पड़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नियम, हम बार बार जेंडर डिसाइड करते समय भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लड़का फेमिनाइन मैस्कुलाइन जेंडर है, लड़की फेमिनाइन जेंडर है, इतना तो आसानी से समझता है। पर समोसा आदमी है कि औरत है, टमाटर आदमी है कि औरत है, मिर्ची फेमिनाइन है कि मैस्कुलाइन जेंडर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि डोर, दरवाजा अगर बोले तो मैस्कुलाइन हो गया, खिड़की विंडो अगर बोले तो फेमिनाइन हो गया। पर यह हमारे समझने के ऊपर डिपेंड रहता है, या कुछ और नियम है वो भी हमें समझने पड़ते हैं। रूल को ध्यान में रखिए, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ टेक न्यूटर जेंडर। ऐसी चीजें जो निर्जीव है, इनएनिमेट थिंग्स है, जिनमें जान नहीं है, ऐसे वस्तुओं के लिए आपको न्यूटर जेंडर समझना पड़ता है। उसके लिए प्रोनाउन इट ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ चेयर, चेयर की बात कर रहे हैं। इट वॉज ब्रोकन, चेयर टूटी थी। चेयर इनएनिमेट थिंग है, लाइफलेस है, विदाउट लाइफ है, तो हमने उसके लिए प्रोनाउन इट लिया। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए, आई पेंटेड अ डोर। डोर यहाँ पर लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने उसके लिए प्रोनाउन इट लिया। जो भी निर्जीव वस्तु होंगी, न्यूटर जेंडर होंगी, उसके लिए प्रोनाउन इट आएगा। एक और नियम पढ़ लेते हैं। हमने कहा था ना कि एक नियम सुनने के बाद में दूसरा नियम सुनना भी जरूरी है। दूसरा नियम क्या कहता है? ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ व्हेन आर पर्सोनिफाइड आर कंसिडर्ड ईदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ये एक इंपॉर्टेंट नियम है। जब हम इनएनिमेट थिंग्स को, निर्जीव वस्तुओं को पर्सोनिफाई करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जिसमें जान नहीं है, ऐसे निर्जीव वस्तुएं मनुष्य की तरह बिहेव कर रही है, तो हम उससे पर्सोनिफिकेशन करते हैं, मनुष्य की क्वालिटी उनको देने की कोशिश करते हैं। नेचर, अब नेचर आदमी है कि औरत है, मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, या न्यूटर जेंडर है, हमें डिसाइड करना पड़ता है। जब एग्जाम में जाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसकी संभावना पूरी रहती है। पर नियम को समझ लीजिए, नेचर हैज टेकन रिवेंज ऐसा शब्द है, हमने प्रोनाउन यूज किया हिज। यहाँ पर हमने नेचर को पुरुष समझा है, मैस्कुलाइन जेंडर समझा है, क्योंकि टू टेक रिवेंज, बदला लेना, ये मनुष्य का स्वभाव है, नेचर का नहीं। नेचर अपने गति से, अपनी प्रगति से चलता है, पर मनुष्य का स्वभाव है रिवेंज लेना। तो यहाँ पर नेचर एज इफ बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग, ऐसे हम कल्पना कर रहे हैं, और रिवेंज लेना, बदला लेना, शक्तिशाली प्रदर्शन करना वगैरह वगैरह, ये मैस्कुलाइन क्वालिटी समझी जाती है। तो यहाँ हमने नेचर के लिए हीज प्रोनाउन लिया है, ना कि इट। इसलिए ऐसे एग्जाम्पल में आपको केयरफुल होना होता है। दूसरा एक एग्जाम्पल है, द सन हैज हिज ओन ब्राइटनेस। अब सन कोई पुरुष तो है नहीं, सन कोई मैस्कुलाइन जेंडर भी नहीं है, पर हमने उसे हीज प्रोनाउन दिया है, तो यहाँ पर हम उसको मैस्कुलाइन समझ रहे हैं, उसको मनुष्य की तरह हम समझ रहे हैं। इसलिए कभी कभी यहाँ पर हर नेचर के साथ कभी कभी हर प्रोनाउन भी आते हैं, क्योंकि नेचर अगर कोई लविंग, टेंडर,
नजाकत से भरा हुआ काम कोई कर रहे हैं, ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं जिसमें फेमिनाइन क्वालिटीज है, ऐसे एग्जाम्पल में आप नेचर के लिए हर प्रोनाउन भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूटर जेंडर वाले एग्जाम्पल होने के बावजूद भी हमने प्रोनाउन जो है मैस्कुलाइन फेमिनाइन समझकर वहां पे पर्सनल प्रोनाउन हमने लिए है। इंपॉर्टेंट रूल था वो। ये एक और इम्पोर्टेंट रूल है, जब भी ऐसी चीजें आएंगी जो काउंटिंग में यूनिट्स के तौर पर आती है, अब जैसे डजन, स्कोर, 500 etc, अब इनको क्या समझना है और सेंटेंसेस में सॉल्व करते समय कहाँ गड़बड़ हो सकती है वो भी देख लीजिए। ये चीजें हम इतने बारीकी से नहीं देखते जब सेंटेंसेस बोलते और लिखते हैं। माई ब्रदर ब्रॉट 2 डजन्स ऑरेंजेस। अब इस सेंटेंस में आप करेक्ट आंसर बताने की सोचने की कोशिश कीजिए कि आपका आंसर क्या होगा। माई ब्रदर ब्रॉट 2 डजन ऑरेंजेस बराबर है या माई ब्रदर ब्रॉट 2 डजन्स ऑरेंजेस, ऐसा करना है। रूल क्या कहता है, जब आपने काउंट करने के लिए एक फिगर लगा दिया 2, तो उसके बाद में डजन वगैरह शब्द प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, आपको 2 डजन ऑरेंजेस बोलना पड़ेगा, 2 डजन्स नहीं होगा वो शब्द। पर दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, माई ब्रदर ब्रॉट डजन्स ऑफ ऑरेंज एग्स, ऐसा सेंटेंस है। अब यहां पर डजन करेक्ट है, यहां पर डजन्स करेक्ट है, ऐसा क्या हुआ दूसरे सेंटेंस में? वहां पर और एक बात इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए डजन के सामने 2 ये फिगर, ये अंक, ये आंकड़ा आया है। यहाँ डजन्स कितने हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जहां पर चीजें स्पेसिफाइड होंगी तो 2 डजन ऐसा ही सिंगुलर फॉर्म लगाना है। जहां पर चीजें गिनी हुई नहीं रहेंगी, अंदाजन बताया जाता है, तो वहां पर डजन्स ऑफ एग्स, ये एक्सप्रेशन भी सही है। तो इस सेंटेंस में डजन, इस सेंटेंस में डजन्स, ऐसे शब्द करेक्ट है। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, सचिन स्कोर्ड थाउजेंड्स ऑफ रन्स। अब ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस सही है, क्योंकि सचिन ने हजारों रन बनाए हैं, या थाउजेंड्स शब्द लिखा है हमने, क्योंकि कितने थाउजेंड ये हमने स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए ऐसे सेंटेंस में थाउजेंड्स चल जाता है। पर यही सेंटेंस अगर 10,000 ऐसा स्पेसिफाई करेंगे तो 10,000 नहीं लिख सकते, 10,000 रन, इस प्रकार से ही आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो ये चारों एग्जाम्पल आपको अलग दुनिया में लेकर जाएंगे। इस बात को बखूबी एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल की बात करते हैं। द कंपाउंड वर्ड्स यूज्ड एज एडजेक्टिव आर नॉट यूज्ड एज प्लूरल। कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं और उनको आपको प्लूरल के फॉर्म में यूज नहीं करना है। ये क्या समस्या है वो भी समझ लीजिए। He has completed a 3-year/years डिग्री। अब जैसे 3 साल का डिग्री कोर्स है तो 3 ईयर बोलना है कि 3 इयर्स डिग्री बोलना है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नियम क्या समझना है, अगर कंपाउंड वर्ड है तो कंपाउंड वर्ड कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होगा। जैसे ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा, He has completed a 3-year डिग्री, ऐसा बोलना है, 3 इयर्स नहीं बोलना है, वहां वो प्लूरल फॉर्म में नहीं कह सकते। She is a 16-year या years girl। अब आप समझ गए होंगे, जब 16 शब्द आया है यहाँ पर ईयर ही होगा और 16 ईयर ये कंपाउंड शब्द बन जाता है, तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आपको ईयर्स नहीं लिखना है, सिर्फ ईयर लिखना है। तो सेंटेंस क्या होगा, शी इज 16 ईयर गर्ल, इस प्रकार से सेंटेंस सही होगा। वन मोर एग्जाम्पल, वी स्टार्टेड फॉर 14 डे या 14 डेज टूर। अब ये भी एक कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, पर हमने अभी आपको क्लियर किया। 14 ये फिगर यहाँ पर आया है, इसके बाद में डेज नहीं लिखना है, डे ही लिखना है, सिंगुलर फॉर्म, नॉट यूज्ड एज ए प्लूरल, ये ध्यान में रखना। डेज नहीं चलेगा और टूर आपको लिखना है। वी स्टार्टेड फॉर 14 डे टूर, इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस लिखना है। ये एक सेंटेंस, इसमें ऐसे सेंटेंसेस में आप गलती ढूंढ नहीं पाते, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। ही रैन 5 miles रेस या 5 mile रेस, ऐसा बोलना है। फिर से वही प्रॉब्लम है, 5 ये फिगर हमने स्पेसिफाई किया है तो माइल्स शब्द नहीं आएगा, माइल ही लिखना है। 5 mile रेस, इस प्रकार से आपको नियम को समझना है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं
जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स है। सीजर्स, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा, उसको आर ही बोलना है। जब आपको एग्जामिनेशन में चॉइस आएगी तो सीजर्स आर यूज्ड बाय बार्बर, इस प्रकार से ही आपको सेंटेंस सॉल्व करना है। पर यही शब्द अ पेयर ऑफ सीजर्स ऐसा आएगा तो वहां पर इज लगाना है, क्योंकि अ पेयर ऐसा बोला है हमने। तो पहले सेंटेंस में आर करेक्ट है, पर दूसरे सेंटेंस में इज करेक्ट है। दोनों सेंटेंस को आप बारीकी से समझ लेना। तीसरा एक एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल 100% आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। माई स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल और स्पेक्टेकल्स ये दोनों शब्दों में फर्क है। जब तक आप स्पेक्टेकल्स नहीं बोलते तब तक आंखों को लगाने वाला चश्मा, देखने के लिए जो चश्मा लगाते वो स्पेक्टेकल्स नहीं होता। तो आपको माई स्पेक्टेकल्स ऐसा बोलना है। अब माई स्पेक्टेकल्स ये शब्द आने के बाद में उसके सामने आपको इज नहीं लगाना है, भले ही संख्या में वो एक है, पर ये नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। उसके सामने आर ही लगाना है या प्लूरल वर्ब ही लगाना है। तो माई स्पेक्टेकल्स आर एक्सपेंसिव इज द करेक्ट एग्जाम्पल। पर ये शब्द अगर पेयर के साथ आता है तो अ पेयर ऑफ माई स्पेक्टेकल इज एक्सपेंसिव, इस प्रकार से आपको पेयर के सामने इज लगाना है। तीसरी कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इन शब्दों को कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करना है। जैसे पुलिस, कैटल, क्लर्जी, पीपल, पोल्ट्री, कंपनी, मेजॉरिटी, इन्फेंट्री, आर्म्स वगैरह जैसे शब्द जब भी आपको दिखेंगे आप समझ लेना कि these words are always used in a plural form। ये इसलिए समझना है क्योंकि वही डिसाइड करेंगे आपके वर्ब सेंटेंसेस में किस प्रकार से आपको लिखना है। One more important rule, some plural forms are commonly used in a singular form। कुछ प्लूरल फॉर्म में दिखने वाले शब्द होते हैं और ये शब्द आपको फिर से कंफ्यूज करेंगे। ये दिखने में तो प्लूरल लगते हैं, बहुवचन वाले लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल लग रहा है, एक से ज्यादा लग रहा है, तो इसके सामने हम वर्ब भी प्लूरल वाला यूज करेंगे। पर ऐसे शब्दों को आपको सिंगुलर समझना है, प्लूरल नहीं। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स, न्यूज, समन्स, मॉम्स, इस प्रकार के शब्द दिखने में प्लूरल है, पर इसको आपको सिंगुलर ही समझना है। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऐसा होगा, आर नहीं। इसलिए आप इन एग्जाम्पल को भी हमेशा ध्यान में रखिए। अब ए और एन आर्टिकल के बारे में और एक सूचना इंपॉर्टेंट है। ए और एन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ चीजें ऐसी है जो संख्या में नहीं गिनी जा सकती, जिनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, उनके सामने ए और एन आर्टिकल नहीं लगाना है। दे आर नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म्स ऑल्सो। और ऐसे शब्द जो इस प्रकार की श्रेणी में, अनकाउंटेबल नाउन्स की श्रेणी में आते हैं, उनके प्लूरल भी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन ये शब्द आपको मोहित कर रहा है, इट इज अट्रैक्टिंग यू टू यूज एन आर्टिकल। आपको इन इंफॉर्मेशन आय से शुरू हुआ शब्द दिख रहा है, आप आंखें बंद करके एन लगा देंगे। पर इंफॉर्मेशन ये अनकाउंटेबल नाउन है, उसके सामने एन आर्टिकल नहीं आएगा। आपका करेक्ट आंसर कैसा होना चाहिए? ही गेव मी। अब ये दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए करेक्ट आंसर जानने के पहले। ही गेव मी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। ये सेंटेंस भी गलत है, एन इंफॉर्मेशन जैसा गलत है, इंफॉर्मेशंस भी गलत है। सही आंसर क्या होगा? ही गेव मी इंफॉर्मेशन। इस प्रकार से आपको ये तीनों सेंटेंस का फर्क समझ में आना चाहिए। अभी तक आप जो गलतियां कर रहे थे सुनने में, समझने में, समझाने में, आपको सही करनी पड़ेंगी ये चीजें, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको तकलीफ ना हो। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होंगे, प्लूरल फॉर्म में हमको यूज नहीं करना है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर। ये हेयर शब्द आपको बार बार कंफ्यूज करता है। एक बाल है तो हेयर कह दूं और बहुत सारे है तो हेयर्स कह दूं क्या? ऐसा नहीं होता। ये सभी आपको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। दे आर नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म्स। इनके प्लूरल नहीं करने हैं, आपको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है। जैसे वर्क है, सिनरी है, अब्यूज। वैकेशन शब्द भी आपको कंफ्यूज करेगा। वैकेशंस वगैरह हम आसानी से बोल लेते हैं, पर ये शब्द जब प्लूरल फॉर्म में यूज ही नहीं करने हैं तो आप ऐसे शब्दों को बहुत संभल कर यूज करना है।
कुछ और वर्ड्स हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट, ट्रबल, फ्यूल, वीट, राइस ऐसे शब्द आते हैं। अब अभी तक हमने जो डिस्कस किया उस चर्चा को ध्यान में रखकर आप इन एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए और इन सेंटेंसेस में क्या गलतियां हैं और कैसे इन सेंटेंसेस को सही कर सकते हैं ये समझने का प्रयास कीजिए। आपको सेंटेंस पढ़ते बराबर अगर गलती समझ में आती है तो स्पॉटिंग एरर्स के पहले स्टेप को आपने पार कर लिया, ऐसा उसका मतलब होता है। हमने आज सिर्फ नाउन के बारे में जानने की कोशिश की कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं नाउन बेस्ड एग्जाम्पल किस तरह से आते हैं। अगले एपिसोड में हम स्पॉटिंग एरर्स बेस्ड ऑन प्रोनाउन, प्रोनाउन दिखने में छोटा सा शब्द है पर उसमें भी किस प्रकार से हम गलतियां करते हैं उस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं